नारी शक्ति युवा साथी और मंच से तमाम भक्तों का धन्यवाद करूंगा और दूर दराज से आए विभिन्न गांव से यहाँ पर पहुंचे तमाम मेरे सगा समाज सगा विचारों को भी मैं धन्यवाद करूंगा। साथियों, आज इस देवरी की पावन धरती पर महामानव क्रांति सूर्य धरती आदा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा अनावरण को लेकर जो यहाँ पर 21 कलश जलाकर पूरे गांव में हर्षोल्लास के साथ जो रैली निकाली गई उसमें सम्मिलित होने वाले तमाम मेरे सगा विचारों को मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, सवाल ये बड़ा नहीं है कि गांव में बिरसा की प्रतिमा है, सवाल ये बड़ा नहीं है कि गांव में टेंडर भील की प्रतिमा है, सवाल ये बड़ा नहीं है कि गांव में गुंडाधुर की प्रतिमा है, सवाल ये बड़ा नहीं है कि गांव में अंबेडकर जी की प्रतिमा, सवाल ये बड़ा है कि आज जिस बिरसा मुंडा की प्रतिमा का आपने अनावरण किया है या जिस बिरसा मुंडा की प्रतिमा को आपने बरसों पहले लगाया है, उस बिरसा के विचारों पे आप कितने चले, ये सवाल है। आज हम उस बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं जिस बिरसा मुंडा ने इस देश के आदिवासियों के नहीं पूरे देश के समाज के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन को लड़कर लिया और कानून बनवाया 1898 में भूमि संपादन अधिनियम। यह बोला कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार की ले सकती, इसलिए आज आदिवासी के पास 1 एकड़ है 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है। किसकी वजह से? पर आज आपने देखा होगा, आपने जिस बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया उस बिरसा मुंडा के विचार पर चलने लायक क्षमता आपके अंदर नहीं। जो बिरसा मुंडा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जो जंगल जमीन से टैक्स मुक्त कराने की लड़ाई लड़ा, सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले कोई लोग थे तो महिलाएं थे। जब बिरसा मुंडा ने भूमि संपादन अधिनियम बनवाया, उन्हें बोला 100 वक़्त का एक लिखा, आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा, आज अंग्रेज तुम हो कल तुम नहीं रहोगे, और 100 वक़्त का एक लिखा तुम लिख के दो कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को क्या सरकार की नहीं ले सकती। तब उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने लिख के दिया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को सरकार भी नहीं ले सकती है, अंग्रेजों ने लिख के दिया। किसके आंदोलन से दिया? बिरसा मुंडा के आंदोलन से दिया। बिरसा मुंडा ने नारा दिया, अव्वा धर्म अव्वा राज, मतलब अपने देश में और अपने देश में अपना राज कायम करने के लिए भूमि संपादन अधिनियम कानून बनवाने के लिए लाखों महिलाएं ने अपना बलिदान दिया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे भारत के राज्य क्षेत्रों में जब हम घूम के देखते हैं, हर जगह बिरसा मुंडा के द्वारा बचाई हुई जर्जर जमीन का सौदा किया जा रहा है। बिरसा मुंडा के द्वारा बनाए गए जितने भी साधन थे या बिरसा मुंडा के द्वारा चलाई गई जो पारंपरिक व्यवस्था थी, उन पारंपरिक व्यवस्थाओं को खत्म करने का कार्य ये हमारे गांधी नेता लोग कर रहे हैं। सवाल ये बड़ा नहीं है कि बिरसा मुंडा ने क्या किया, सवाल ये बड़ा है कि हम बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं तो हम क्या करेंगे। सवाल हमारे बड़ा आपने देखा होगा, जितने भी लोग आते हैं बड़े बड़े मंचों पे आते हैं, एक ही बात कहते हैं, सत्ता शासन स्वाधीनता। आप जिस बिरसा मुंडा की प्रतिमा के अनावरण दोस्तों में यहाँ पर आए हो, बिरसा मुंडा ने क्या सत्ता की लड़ाई लड़ा? बिरसा मुंडा ने क्या स्वाधीनता की लड़ाई लड़ा? अरे बिरसा मुंडा मर गया जब जंगल जमीन को माटी को बचाते हुए, और आप सत्ता की बात करते हो। अभी बोल रहे थे दादा एडवोकेट जी बोल रहे थे कि आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में एसटी को लेकर रिजर्वेशन है, आर्टिकल 332 में विधानसभा को लेकर रिजर्वेशन है। सवाल ये बड़ा नहीं है कि रिजर्वेशन है या नहीं, सवाल ये बड़ा है कि आर्टिकल 330 के तहत हमको जो रिजर्वेशन मिला है वो एसटी के नाम पे मिला है कि आदिवासी के नाम पे मिला है। आर्टिकल 332 के तहत जो रिजर्वेशन हमको मिला है विधानसभा में, वो आदिवासी के नाम से मिला है कि एसटी के नाम से मिला है। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप आदिवासी हो या एसटी हो। सवाल ये बड़ा है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया, प्रेम आईडी बनाम मन बनाम 16 सितंबर 2015 का जजमेंट, गूगल पे सर्च करके देखिएगा 16 सितंबर 2015 प्रेम आईडी बनाम मन बनाम दिल्ली हाईकोर्ट। उसमें जजमेंट में क्या बोला कि आदिवासी अलग है और एसटी अलग है। कौन बोल रही है? दिल्ली हाईकोर्ट बोल रही है कि आदिवासी अलग है। तो आर्टिकल 330 से आर्टिकल 332 के तहत आपको जो रिजर्वेशन मिला वो आदिवासी के नाम पे नहीं मिला, जो कि आदिवासी उस देश के मालिक है। कैलाश बनाम मन बनाम महाराष्ट्र के जजमेंट में बोला, 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में बोला कि भारत के राज्य क्षेत्रों
वो शरणार्थी आक्रमणकारी को होगा। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय बोल रही है कि आदिवासी देश का मालिक है। 92% लोग हमको बता रहे हैं कि तुम मालिक नहीं हो, तुम नागरिक हो। हम मालिक हैं, बिरसा मुंडा बोला। हम मामूली लोग नहीं है, हम इस देश के मालिक, इस देश के चालक, इस देश के मालक, इस देश के पालक। पर सवाल ये बड़ा नहीं है साथियों, क्योंकि आपने देखा होगा आर्टिकल 342 के तहत आपको यह बताया गया कि आप एक एसटी हो, और आपने आर्टिकल 342 पर भी खोल के पढ़ा। आर्टिकल 342 क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्य प्रमुख से सलाह मशवरा कर किसी एक वर्ग को एसटी में सम्मिलित कर सकता है, किसी एक वर्ग को एसटी से बाहर कर सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे आपको एसटी से बाहर कर देगा, जब चाहे एसटी में आपको अंदर ले लेगा। अभी आप देखिए छत्तीसगढ़ जाइए, जो वहां का मूल बीज है, मूल मालिक है, उसे एसटी में डालकर रखा है, ओबीसी में डालकर रखा है, माइनॉरिटी में डालकर रखा है। अब झारखंड जाइए, झारखंड में आंदोलन हो रहा है कि हमें एसटी में सम्मिलित करो, तो यहाँ राष्ट्रपति खेल कर रहा है। ये वो राष्ट्रपति है जो एक समुदाय को, एक वर्ग को कभी एसटी में सम्मिलित करता है, कभी एसटी से बाहर करता है। वो इस देश का राष्ट्रपति जब मणिपुर में आदिवासी बहन बेटियों को नंगा घुमाकर गोली मार दी जाती है, तब बोलने को तैयार नहीं। और हमारे लोग ये कहते हैं कि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। अरे मूर्खों, सत्ता परिवर्तन अगर होता और सत्ता परिवर्तन से अगर समाज का निर्माण होता तो 75 सालों से समाज का निर्माण हो जाता कि नहीं हो जाता? हुआ कि सत्ता परिवर्तन से समाज का निर्माण? समाज का निर्माण का मतलब होता है समाज में सामंजस्य, समाज में मदद की भावना, समाज में जागृति। बताइए कितने लोग बिरसा मुंडा के भगवान को जानते हैं? कितने लोग बिरसा मुंडा के नारा को जानते हैं? कितने लोग बिरसा मुंडा के मिशन को जानते हैं? हिंदुओं ने अपना मिशन चलाया, मुस्लिम ने अपना मिशन चलाया, सिख ने अपना मिशन चलाया, देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबने अपना मिशन चलाया। आदिवासी ने अपना मिशन चलाया, आदिवासी ने अपना मिशन चलाया। हिंदू के लिए राम मंदिर से एक फरमान निकलता है, पूरे देश के हिंदू के लिए मान हो जाता है। मक्का मदीना से एक फरमान निकलता है, पूरे मुसलमानों के लिए मान हो जाता है। आदिवासी के पास ऐसी फैक्ट्री है कि जहां से एक फरमान निकले पूरे विश्व के आदिवासियों के लिए मान हो जाए। ऐसी फैक्ट्री आपने तैयार किया, उन्होंने मिशन चलाया, इसलिए तैयार किया। एक हिंदू अपने रामायण महाभारत को नहीं बेच सकता, एक मुस्लिम अपने कुरान को नहीं बेच सकता, पर एक आदिवासी है जो उसका जीने का साधन है, उसका जो जड़ है, जंगल है, जमीन है, माटी है, उसको खुलेआम बेचने का काम कर रहा है। बेचना कि नहीं बेचना? जब आदिवासियों के पास अपनी जमीन थी, खुद से खेलते थे, मतलब खुद से अनाज पैदा करते थे, अनाज पैदा करने के लिए पशुओं का सहारा लेते थे और खुद खाते थे, पशु को भी खिलाते थे। पशु भी मजबूत होता था, अनाज भी मजबूत होता था और आदिवासी भी मजबूत होता था। पर जब से आदिवासी के लिए आधुनिकता के दौर पे बैलों को छोड़ दिए, गाय बैलों को छोड़ दिए, जमीन पे तरह तरह की खाद डाल डाल के आज जमीन की हालत ऐसे बना दी है, बंजर हो गई। आज अगर इस जमीन पर अगर हमें बोना है, बोनी करने के लिए अगर बीज लाना है तो कहां से लाते हो आप? मार्केट से लेके आते हो। मार्केट वाला अगर धान देना आपको बंद कर दे तो क्या करोगे? भूखे मर जाओगे, मर जाओगे। अगर आपके क्षेत्र में अगर भूखमरी आ जाए, भूखमरी जैसी विपदाएं अगर पैदा हो जाए तो क्या खाओगे आप लोग? इस पर कभी विचार किया आपने? चावल रखोगे 2 साल में घुन जाएगा, गेहूं रखोगे 2 साल में आटा बन जाएगी। है ऐसा कोई अनाज जिस अनाज को आप 100 साल तक रखो, 100 साल तक अनाज घुने ना? ऐसे अनाज की खोज किया आपने? पर वही बिरसा मुंडा जिसने कोदो खाया, कुट्टू खाया, समा खाया, वह बतलाया ये कोदो कुट्टी समा हमें ऊर्जा देती है, करंट देती है। वो करंट से ही देश का व्यवहार चलता है। देश और देश के व्यवहार को चलाना है तो आपके शरीर में करंट होना चाहिए। करंट कहां से मिलता है? तो करंट आपकी जमीन से मिलता है, जमीन से पैदा होने वाले हाथ से मिलता है। इसलिए बोला राहुल दादा बताए थे कि माँ और बाप के बगैर कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही जमीन और आसमान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जमीन आपकी माँ है और आसमान आपका बाप है। बाप का बिंदु गिरता है जब ऊपर उत्पत्ति होती है। पर इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे हैं। हम लगे हैं हवा हवाई में, हवा हवाई में। सवाल ये बड़ा नहीं है, सवाल ये बड़ा है साथियों कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव को तोड़ा कैसे गया? आपके गांव में संगठन का निर्माण कैसे हुआ? आपके गांव में पार्टी का निर्माण कैसे हुआ? आपके गांव में जातिवाद वाली भावना कहां से आई? आपके गांव में क्षेत्रवाद वाली बीमारी कहां से आई? आपके गांव में व्यक्तिवाद बीमारी कहां से आई? आपके गांव में वर्चस्ववाद वाली बीमारी कहां से आई? इस पे आपको निचोड़ निकालना पड़ेगा।
इसका निचोड़ अगर आप लोग नहीं निकालते हो तो आप बिरसा की प्रतिमा लगा लो, डंडे भील की लगा लो, गुंडा गोर की लगा लो, रेखा गोरकू की लगा लो, या जितना भी हमारे आदिवासी पोखा लोग हैं सबकी प्रतिमा लगा लो, हमें परिवर्तन होने वाला नहीं। जब तक कि आप उनकी विचार और विचारधारा को आप लोग नहीं समझ जाते तब तक आपका समाधान निकलने वाला नहीं। अभी आप देख लीजिए, एक अभी नया नया कानून आया, फॉरेस्ट मतलब बफर जोन के नाम पे बालाघाट के कितने गांव को उजाड़ा जा रहा है आपको पता है? 300 से 400 गांव को उजाड़ा जा रहा है। इसका डाटा भी मेरे पास है। अब वो गांव कौन सा हो सकता है? आपका भी गांव। इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है उनको शेर की चिंता है पर आदिवासी की चिंता। वो कहते हैं शेर को बचाना है पर आदिवासी को, अरे आदिवासी को क्यों बचाना नहीं चाहते? क्योंकि आदिवासी देश का कौन है? देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। एक लुंगी लगाया हुआ व्यक्ति कहता है तुम जिस देश के प्रधानमंत्री में उस देश का कौन मालिक है? तो मालिक को खत्म करने का समय देश के अंदर चल रहा है। आपने देखा होगा कुछ साल या 1 या 2 साल पहले सभी को वैक्सीन लगाई गई। अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो राशन नहीं मिलेगा, आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको फलाने ठिकाने की सुविधाएं नहीं मिलेगी। आपके वैक्सीन के नाम पे आपके अंदर क्या डाला गया? कभी आपने सर्च किया? आज आपकी इम्यूनिटी पावर जो कमजोर हुई किसकी वजह से? कभी आपने सर्च किया? तो दिनों दिन अटैक से जो मौतें हो रही है, दिनों दिन हमारे लोगों को कहीं लकवा मार रहा है, दिनों दिन जो खाद खुजली की समस्या हो रही है, महिलाओं को पीरियड्स की समस्या हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? कभी रिसर्च किया आप लोगों ने? नहीं किया ये नहीं। और अभी जब मौतें बढ़ेगी 2030 आते आते एचएमपी वायरस अभी आ ही गया है। वैसे तो वो एचएमपी वायरस नहीं है, वो जो कोरोना की जो वैक्सीन आपने ली है उससे जो मौतें होने वाली है, इसलिए उन्होंने वायरस का निर्माण किया और ये बोला कि इनसे मौतें होगी जवाब कौन देगा? इसलिए नाम ले लो एचएमपी वायरस आ गया। ये कैसा वायरस है जो पहले मीडिया को बताता है, पहले नेताओं को बताता है, जब देश के अंदर आता है तो तर्क करना पड़ेगा, तर्कशील बनना पड़ेगा और तर्कशील के साथ आपके पास तकलीफ होना बहुत आवश्यक है कि अनगिनत जो समस्या है समस्याओं का समाधान हम लोग कैसे करें, इस पर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिरसा मुंडा बोला हम आर्थिक रूप से कमजोर नहीं चलेगा और विचारों से कमजोर नहीं होना है। क्योंकि जो समाज गुलाम होता है वो समाज गुलाम ही मर जाता है और गुलाम समाज को भी पहचान नहीं होती है। इसलिए आज जो आदिवासी समुदाय है, जो मेरा समाज है, जो मेरा परिवार है, जो मेरा कुटुंब है, जो मेरा कबीला है, उसकी पहचान है ही नहीं। कोई उसको एसटी कहता है, कोई उसको ट्राइब कहता है, कोई उसको अनुसूचित जनजाति कहता है। आपकी असली पहचान क्या? कोई बनवासी कहता है। अभी आपके सांसद महोदय कह रहे थे बनवासी लोग, आपकी अपनी क्या पहचान है? आप आदिवासी हो, ये आपकी पहचान है और आपकी पहचान को खत्म करने के लिए पूरे देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा। आदिवासियों को एसटी बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। आर्टिकल 300 में आपको एसटी बनाया जा रहा है और जिस समाज की पहचान खत्म हो जाती है वो समाज खत्म हो जाता है और जिस समाज की पहचान जिंदा होती है वो समाज जिंदा होता है। और आज आपको खुद नहीं पता कि हमारी पहचान किससे होती है। आपको खुद नहीं पता कि मेरी जो पहचान है किससे होगी। समाज की पहचान जिंदा है तो समाज जिंदा है, समाज की पहचान जिंदा नहीं तो समाज जिंदा नहीं। और जिस बिरसा मुंडा के जब जंगल जमीन की आप बात कर रहे हो, उस बिरसा मुंडा ने आपको अधिकार बताया कि जब जंगल जमीन का अधिकार किसका है? हमारा। मतलब पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाला जितना भी जल हो, जंगल हो, जमीन हो, चाहे नदी हो, नाला हो, कुआं हो, तालाब हो, वादी हो, इसकी भी तमाम जितनी भी जमीन है वो जमीन हमारी। इसको सुधारा दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, नारा तो हम बड़े गर्व से लगाते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। कभी सरकारी जमीन पे कब्जा किए हो? कब्जा कर भी लेते, एसडीएम आता, तहसीलदार आता, कलेक्टर आता है, बोलिए सरकारी जमीन है, ये जमीन हमारी है, ये सरकार की जमीन है। कभी आपने उससे पूछे अगर ये सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन का दस्तावेज क्या? संवैधानिक आधार पर दस्तावेज बताएगा क्या? हम लोगों ने छिंदवाड़ा में मूवमेंट छेड़ा तब यही बात आई, ये तो सरकारी जमीन है, तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो बोले सरकारी जमीन है। तो हमने बोला अगर ये सरकारी जमीन को दस्तावेज दो, कहता मेरे पास दस्तावेज नहीं। हमने बोला कि अगर सरकारी जमीन है तो दस्तावेज दो। इस देश का सुप्रीम कोर्ट बोला, सत्ता जजमेंट के मामले में बोला, क्या बोला कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास लेकिन जमीन नहीं। मतलब जब जमीन उनके पास नहीं तो हमारे क्षेत्र में कानून कैसे बना ले रहे हो, हमारे क्षेत्र में बांध कैसे बना रहे हो, हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं कैसे लेके आ रहे हो जब तुम्हारे पास जमीन नहीं है। जब तुम्हारे पास जमीन नहीं तो बैंक कैसे खोल ले रहे हो? हमने बैंक का मुद्दा उठाया छिंदवाड़ा जिले के अंदर। हमारे बहुत से ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने बहुत तगड़ा कर्ज लेके रखा था। कर्ज तो लिया नहीं था, समूह संगठन के लोगों ने गुमराह किया
गुमराह करके महिलाओं के नाम पे समूह योजना के तहत विभिन्न प्रकार के लोगों ने लोन दिलवाए। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख से 5 लाख के अंदर उन्होंने लोन दिलवाए। और लोन लेने के बाद जैसे ही पैसा मिलता है वो लोग भाग गए, महिलाएं प्रताड़ित हो गई। फाइनेंस वाले आते हैं, बोलते हैं कि आप क्या करो, हमारा लोन चुकता करो क्योंकि लोन आपने दिया है। अगर आप लोन नहीं देते हो तो आप धंधा करो, काम करो, मजदूरी करो, उससे मतलब नहीं, पर हमारा क्या करो, किस्त जमा करो। फिर हम लोगों से जब वो लोग संपर्क किए, हमने उनको एक ही बात बोला, आपका कर्ज तो हम यूं ही चुका देंगे, पहली शर्त है आप लड़ोगे कब तक। क्योंकि अगर रुपये को खेल को समझना है या बैंकों के माया जाल को समझना है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, लड़ना सीखना पड़ेगा, तभी आप रुपये को खेल को समझ पाओगे। हमने आरटीआई लगाया आरबीआई में कि हमारा जो 1 रुपया है, 1 रुपये का स्टैंडर्ड मानक कितना होता है, तो आरबीआई से जवाब आता है कि आपका जो 1 रुपया है उसका जो वैल्यू होता है 0.770 मिलीग्राम होगा। मतलब आज की डेट में आपके 1 रुपये का वैल्यू कितने है, 5 से 7 लाख। अब आप 10 लाख का लोन लेते हो कितने रुपए में चुक जाएगा, 2000-2500 रुपए में चुक जाएगा, चुक जाएगा कि नहीं चुक जाएगा। पर कभी आपने सोचा इस बीच पर, आप तो कहते हैं नहीं सरकार आएगी कर्जा माफ करेगी, अरे आप खुद माफ कर लोगे, कोई बड़ा विधान है। तो जल जंगल जमीन माटी को बचाना है तो बिरसा के उर्वरक का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिरसा मुंडा के द्वारा बनाई गई जो पारंपरिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत हमको संचालन करना पड़ेगा, तभी हमारा पहचान बचेगा, तभी हमारा रीति रिवाज बचेगा, तभी हमारा संस्कृति संस्कार बचेगा। और जब ये सारी चीजें बचेगी तो निश्चित है कि हमारा विरासत बचेगा, और जब विरासत बचेगा तो आपका वर्तमान बचेगा, और वर्तमान खत्म है तो आपका भविष्य खत्म है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा साथियों। मैं छिंदवाड़ा से यहाँ सोए हुए लोगों को जगाने आया हूँ और ये बताने आया हूँ, आप भी बिरसा के वंशज हो, और बिरसा के वंशज हो मतलब उलगुलान का रास्ता आपको भी संभालना पड़ेगा। अगर छिंदवाड़ा में संगम 2 जामगढ़ बांध के नाम पे अगर वहां पर जमीन अगर असंवैधानिक तरीके से लेते हैं तो बालाघाट के लोगों को भी आगे छिंदवाड़ा लेना पड़ेगा। अगर बालाघाट के अंदर बफर जोन के नाम से अगर आदिवासियों का विस्थापन होता है तो हम भी छिंदवाड़ा वाले लोग आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर वसुंधरा डायरी बांध मंडला डिंडोरी के अंदर अगर बांध बनाए जा रहे हैं और वो बांध अवैध असंवैधानिक है, उसकी लड़ाई लड़ने भी हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मेरा कौन है, समाज है। और समाज का पहला ही स्टेज होता है समन्वय। जब तक समाज के लोग आपस में समन्वय नहीं बनाएंगे तब तक गुलाम लोग आपके ऊपर राज करते रहेंगे, गुलाम लोग आपको सत्ता की ओर लेके जाएंगे। सत्ता परिवर्तन से समाज का विकास होने वाला नहीं है, समाज का विकास होगा तो व्यवस्था परिवर्तन से होगा। अगर आप किसी भी समुदाय की बात करो, हर समुदाय के पास अपना स्कूल है, हर समुदाय के पास अपना कॉलेज है, हर समुदाय के पास अपने कोचिंग संस्थान है, हर समुदाय के पास अपने रोजगार के साधन, हर समुदाय की अपनी बैंक है। और आदिवासियों की बात करें हम, आदिवासियों के पास अपना स्कूल है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, अपने गांव में शिक्षा का केंद्र है जिसे गोटू हम लोग कहते थे, वो आज हमारे आदिवासियों के पास नहीं है। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। आदिवासियों के पास अपनी कोचिंग नहीं है, आदिवासियों के पास अपने कॉलेज नहीं है, आदिवासियों के पास अपने रोजगार नहीं है, आदिवासियों के पास अपनी बैंक नहीं है, और हम इनका निर्माण भी नहीं कर पा रहे। समस्या तो है, तो समाधान क्या? अगर हमें हमारा स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, कोचिंग बनाना है, रोजगार के साधन खोलना है या बैंक खोलना है, तो आपको गांव में पहले समन्वय बनाना पड़ेगा। गांव में जैसे ही समन्वय बनता है 5 गांव के लोगों का सर्वे करना होगा। पहला सर्वे करो, देखो कि 5 गांव में हम आदिवासियों की संख्या कितनी होगी जी, हमारी संख्या 5 गांव में कितनी होगी, 500 होगी। दूसरा सर्वे करो जो 5 गांव में जो 500 लोग हैं, इनमें शराब पीने वालों की संख्या कितनी है, ज्यादा शराब की चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग होंगे शराब पीने वाले, 500, 450। तीसरा सर्वे करो कि एक दिन में कितने रुपए के लोग शराब पीते हैं, एक व्यक्ति एक दिन में कितने की शराब पीता है, कितने की शराब पीता है एक दिन में, 100 रुपए 50 रुपए की पीता है, तो 450 बोले 100 करोड़ कितने होते हैं, करो जी कितने होते हैं, 450 बोले 100 करोड़ कितने होते हैं, कितने होते हैं बताओ, कौन पढ़ा लिखा है यहाँ पे, कितना 450 में, तो अगर हम लोग 100 करते हैं कितना हो गया, हाँ
कितना होता है? 45,000। बताइए एजुकेशन है हम लोगों का कि गुणा करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ रहा है? कैलकुलेटर खोलना पड़ रहा है। एजुकेशन मिला क्या? और जिस समाज के पास एजुकेशन नहीं होता उस समाज के पास इकोनॉमी नहीं होती है, और जिस समाज के पास अच्छा इकोनॉमी नहीं होता उस समाज के लिए काम करने वाले लोग भी नहीं होते। आज आप देख लीजिए, बिरसा मुंडा की हम लोग बात कर रहे हैं, बिरसा मुंडा के विचार की बात कर रहे हैं। बिरसा का उद्घाटन किसके लिए था? आपको नहीं पता। तीसरा सर्वे हमने करे, कितना निकला? एक व्यक्ति एक दिन में 100 रुपए की शराब पीता है, मतलब 450 रुपए करे 100 करे कितना है? 45,000 है। अब एक दिन के शराब की कीमत कितनी हो गई? 5 गांव की कितनी हो गई एक दिन में? महीने में कितने दिन होते हैं? गुणा कर लो कितने रुपए होते हैं। मतलब एक दिन के शराब की जो कीमत है 5 गांव की अगर हम माने तो लाखों रुपए में जाती है कि नहीं? कि लाख रुपए में आप अपना स्कूल नहीं बना सकते, आप अपना कोचिंग कॉलेज नहीं बना सकते, आप अपने बच्चों को सही एजुकेशन देने के लिए अच्छा शिक्षक नहीं ला सकते। ला सकते हो नहीं? ला सकते, पर करना है क्या हम? शराब पी के पेशाब कर दे रहे हैं पर एक स्कूल का निर्माण नहीं करते हैं, शराब पी के पेशाब कर देते हैं पर एक कॉलेज का निर्माण नहीं करते हैं, शराब पी के पेशाब कर देते हैं पर अपना व्यवस्था का निर्माण नहीं करते। ये समाज का दुर्भाग्य है। तो समाज का निर्माण तो शराब के पैसे से हो जाएगा, फिर ये जुआ है, गुटखा है, पाउच है, तंबाकू, इसका हिसाब कहाँ है? तो समाज का निर्माण शराब के पैसे से भी कर सकते हो, पर आप कर रहे हो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास सामाजिक संरचना नहीं है, आपके पास वैचारिक डेवलपमेंट नहीं है, इस वजह से समस्या। तो भविष्य में कभी इधर अगर मुझे समय मिलता है मैं जरूर आऊंगा आपके बीच में, और प्रशिक्षण के माध्यम से जो कैडर हम लोग गाँव हम लोग करते हैं, हर जगह मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में बहुत ऐसे साथी है जो निरंतर गाँव जाके पढ़ाने का काम करते हैं। हम भी ये चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर आप लोग भी कभी समय निकालो, एक ब्लैक बोर्ड रखो, एक चौक रखो, और हम लोग व्यवस्थित बैठे, ना मंच होगा, ना माइक होगा, ना कोई मोबाइल फोन होगा, हम लोग बैठ के कैडर करते हैं। उसके बाद देखिए क्रांति कैसे आती है। ऑटोमेटिक सिस्टम बदल जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी विचारधारा बदल जाएगी, ऑटोमेटिक आप गुणगान के रास्ते चले जाओगे। मेरा डेफिनेट मैं बोलता हूँ। तो बिरसा के मिशन को अगर आपको साकार करना है तो निश्चित ही आप बिरसा के विचार पे चलो। बिरसा के द्वारा चलाए गए जो पारंपरिक व्यवस्था थी, जो 12,000 ग्राम सभा का निर्माण बिरसा ने किया, तब जाके जल जंगल जमीन माटी की लड़ाई लड़ा, और आज हमारा जल जंगल जमीन माटी खतरे पे है। अगर हमें इसकी लड़ाई लड़ना तो पुनः हमें हमारी पारंपरिक व्यवस्था जो स्वशासन व्यवस्था थी उस स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हमारे समुदाय का उद्धार होगा, तभी हमारा समाज का निर्माण होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो अपनी बात को मैं ही विराम देता हूँ, और मैं चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सब लोग एक बार भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा के लिए खड़े हो जाएं। आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, और बिरसा के कुछ सिद्धांत थे, बिरसा के कुछ मिशन थे, हम उस पर चर्चा करेंगे। खड़े हो जाइए जी आप लोग अगर होना चाहते हो तो। हम जो धरती आबा क्रांतिसूर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा है उसको लेकर हम कुछ चर्चाएं करेंगे। मैं जैसा बोलूंगा आपको वैसा बोलना है। लास्ट में हम कुछ नारे लगाएंगे और भगवान जो बिरसा मुंडा उसको सलामी पेश करेंगे। तो वीडियो बनाने वाले को लास्ट से जाओ, बनाना यहाँ